इसके बाद कुछ आ रहे हैं एग्जाम्पल्स में हल्दीराम वाला केस बहुत अच्छा है। हल्दीराम वाला केस स्टडी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको पूरा समझा दूंगा, बिकॉज इसको समझने के लिए इनकी फैमिली हिस्ट्री समझना जरूरी है कि ये बात यहाँ तक पहुंची कैसे। तो हल्दीराम का केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। जितना नमकीन जितनी स्पाइसी है ना उनकी, उतना फैमिली का जो इनका बैकग्राउंड है वो भी वैसे ही है। मतलब लड़ाई झगड़े भी हो चुके हैं, ब्रांड नेम की बड़ी फाइट हो चुकी है, और जो बिजनेस चल रहा है वो कैसे चल रहा है, यहाँ तक कैसे पहुंचा, थोड़ा हिस्ट्री अपन देखेंगे। वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की केस स्टडी जैसा भी हो जाएगा, और ये आपको स्टोरी भी रिलेट हो जाएगी, बट वो थोड़ा बाद में बताऊंगा। पहले टेक्निकल चीजें कवर करते हैं, नहीं तो फिर इसमें क्या हो रहा है पता ही नहीं चलेगा। ये हल्दीराम वाले एग्जाम्पल के बाद ना एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स दे रखे हैं, वो रिलेट कर लेते हैं। हल्दीराम का जो केस अलग से देखेंगे, उसमें रिलायंस का मैटर है। बोला रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी डीमर्जर किया है, और इन्होंने अलग अलग कंपनीज में डिवाइड कर दिया। रिलायंस कम्युनिकेशन वेंचर, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसी बहुत सारी कंपनीज में इन्होंने भी अपना बिजनेस जो है डीमर्ज किया हुआ है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम पे बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस एक ही हेड में चल रहे हैं। तो अब उनको भी समझ आ गया कि एक नाम से इतने सारे बिजनेस चलाना मुश्किल है, इन्वेस्टर्स के लिए भी वो सही नहीं लगता है, तो बोला डिवाइड कर देते हैं। तो कभी ये लोग क्या सब्सिडरीज बना देते हैं, कभी डीमर्जर कर देते हैं, तो हर बिजनेस के लिए सेपरेट कंपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं वैसा। तो ये केस भी मैं भी रिलायंस वाला भी आगे आपको डिस्कस कराऊंगा। फिर एक है ना लास्ट में फाइजर का एग्जाम्पल बताया हुआ है। फाइजर जो है वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और काफी बड़ा ब्रांड है। इन्होंने अपना एक न्यूट्रिशन बिजनेस जो है वो नेस्ले वाले को सेल कर दिया था। तो ये भी एक टाइप का डीमर्जर हो गया कि जो बिजनेस मुझे नहीं चलाना है मैंने किसी और को बेच दिया। ये डाइवेस्टिचर बोला जाता है, इसको भी अपन आगे देखेंगे। तो ऐसा भी होता है, नीचे ही पॉइंट है। फाइजर जो है बड़ी कंपनी है, मेडिसिन बनाती है भाई, क्रीम और ये सब चीजें बनाती है, सोफ्रामाइसिन आती है उस टाइप की, और वो सब क्रीम बनाती है, दवाइयां बनती है। तो इन्फेंट न्यूट्रिशन मतलब ये छोटे बच्चों के लिए जो बेबी फूड आता है, तो बेबी फूड प्रोडक्ट्स भी फाइजर बनाता था। एक पॉइंट पे उन्होंने बेबी फूड वाला अपना जो सेगमेंट है उस पर काम करना बंद कर दिया कि हमें ये बिजनेस नहीं चलाना है, बाकी चीजें हम कंटिन्यू करेंगे। तो बेबी फूड वाला जो पूरा यूनिट है वो उन्होंने नेस्ले को बेच दिया, और नेस्ले उस बिजनेस को चला रहा है। नेस्ले का सेरेलैक करके प्रोडक्ट आता है, वो काफी फेमस है बेबी फूड वाला, तो वो फाइजर पहले चला रहा था, फाइजर को नहीं चलाना था, उन्होंने आगे उसको बेच दिया। वैसे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसेस में होता रहता है। ये बर्जर पेंट्स जो कंपनी नहीं है, उस दिन मैं आपको एग्जाम्पल दे भी रहा था शायद। बर्जर पेंट्स एक पॉइंट पे विजय माल्या ग्रुप के पास थी, और उन्होंने उसको बहुत ही सस्ते दाम पे बेच दिया। दैट इज डाइवेस्टिचर के अपने कोई बिजनेस नहीं करना है, तो कुछ बहुत कम वैल्यू बेचा था, आई थिंक 400 करोड़ या ऐसा कुछ में उन्होंने सेल ऑफ कर दिया था कि बिजनेस हमसे चलाया नहीं जा रहा है। अब जिस कंपनी ने खरीदा उसने उस पर फोकस किया, और चलाते चलाते आज वो कंपनी की वैल्यूएशन 50,000 करोड़ है। तो कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो जिसको नहीं चलाना था, अब विजय माल्या का बिजनेस उसकी कंपनी बंद नहीं हुई, लेकिन उसकी कंपनी में से एक बिजनेस उसने किसी को सेल ऑफ कर दिया कि मुझे ये नहीं करना है, ये वैसी बात हो गई। तो वो पॉइंट्स भी होते हैं। तो टाइप्स ऑफ डीमर्जर में अब आगे यही पॉइंट्स आने वाले हैं, जहां से टेक्निकल पार्ट अपना स्टार्ट होगा। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है उसको बोले डाइवेस्टिचर, जिसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। थियरी देख लो पहले। इट मींस सेलिंग और डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स बिजनेस अंडरटेकिंग्स और डिविजन्स, यूजुअली फॉर कैश, और इट कैन बी एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड डेट ऑल्सो। ठीक है, मतलब मेरा जो भी बिजनेस चल रहा है, हम जो कंपनी चला रहे हैं, जैसे मैंने आपको ये बर्जर वाला एग्जांपल दिया, तो यूनाइटेड ब्रूअरीज करके विजय माल्या की कंपनी है, यूबी लिमिटेड। ठीक है, अब ये यूनाइटेड ब्रूअरीज जो है बड़ा ग्रुप है। अब इनका मेन ये बियर और लिकर वाला बिजनेस तो है ही। ये लोग इसी ब्रांड के अंदर या इसी कंपनी के अंदर ये पेंट वाला बिजनेस भी कर रहे थे। इन्होंने अलग अलग एक्सपांशन किए, किंगफिशर एयरलाइन स्टार्ट किए एंड एवरीथिंग। तो तब एक पॉइंट पे विजय माल्या ने बहुत सारे बिजनेसेस में एक साथ एंटर कर लिया। अब कुछ बिजनेस चलाए अच्छे से, कुछ नहीं चलाए। किंगफिशर एयरलाइन भी फ्लॉप हो गया, ये बर्जर पेंट वाला भी चलाया नहीं जा रहा था। तो एक पॉइंट पे उनको लगा कि पेंट वाली इंडस्ट्री हमें समझ नहीं आ रही। बड़े बड़े बिजनेसेस में होता है, खरीद लेते हैं लेकिन उस एफिशिएंसी चला नहीं पाते। तो इन्होंने सोचा एक काम करते हैं, ये बिजनेस किसी और को सेल ऑफ कर देते हैं, अपने कैश ले लेते हैं। एक होता है कि मैं अगर बिजनेस डीमर्ज कर रहा हूँ तो मुझे उसमें इक्विटी चाहिए। जैसे ये नहीं हो रहा था, आपको यहाँ बी लिमिटेड में 30% शेयर मिल रहे थे, आपने बोला सर शेयर नहीं चाहिए, शेयर हमें ये चलेगा, ये इनफ है, ये जो पार्ट हम बेच रहे हैं ना इसके बदले पैसे दिलवा दो, कैश। तो अगर आपने ये पोर्शन बेचा और इसके बदले कैश ले लिया, मतलब अब आपका बी लिमिटेड से कोई लेना देना है ही नहीं, आपने अपने बिजनेस में से एक हिस्सा किसी को बेच के उसको एनकैश कर लिया। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डाइवेस्टिचर बोलेंगे। डाइवेस्ट करने का मतलब होता है किसी बिजनेस से एग्जिस्ट कर लेना, मतलब एग्जिट कर लेना। एक होता है इन्वेस्ट करना, एक होता है डाइवेस्ट करना, उसका ऑपोजिट वर्ड है। तो डाइवेस्टिचर वहां से आया। तो आपके बिजनेस में से कोई हिस्सा आप सेल ऑफ कर रहे हो, रनिंग फॉर्म में आपने कंपनी बेची है, कोई डिसोल्यूशन नहीं है, लेकिन सेल आउट कर दिया और उसके बदले कैश ले लिया, तो अब उस बिजनेस में आपका कोई हिस्सा नहीं।
ये थियरी उन्होंने पीछे भी दे रखी है, डाइवेस्टिचर वाला पॉइंट निकला ही है तो साथ में वो थियरी कवर कर देते हैं। आप पेज 24 पे देखना, वही पॉइंट है। मतलब यहाँ तो एक लाइन में समझाया ना, वहाँ थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, आपको रीजंस भी मिल जाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। डाइवेस्टिचर के एग्जांपल्स भी आपको लिखवा देता हूँ जो यहाँ पे नहीं है बुक में, रियल केसेस बता देता हूँ। एक है अपना एयर इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट वाला केस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एयर इंडिया में अपना स्टेक सेल किया है वो एक डाइवेस्टिचर का ही एग्जांपल है। तो पेज 25 पे काफी जगह है आपके पास, वहाँ पे आप लिख के रख सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट सोल्ड स्टेक इन एयर इंडिया टू टाटा ग्रुप, दैट इज डाइवेस्टिचर। उनको नहीं करना था बिजनेस, बोला पैसा दे दो और आप लेके जाओ। अब गवर्नमेंट ने एयर इंडिया जब सेल ऑफ कर दी तो उसमें गवर्नमेंट ने शेयर नहीं मांगे कि भाई हम इसको अपने से अलग कर रहे हैं, हमें इसमें इक्विटी चाहिए, भाई पैसा चाहिए। 3,500 करोड़ रुपए में डील हुई है और वो कैश और डेट वाली डील है। एक पोर्शन टाटा ने कैश दिया अपफ्रंट और कुछ पोर्शन जो है उसका डेट है, मतलब धीरे धीरे पे कर देंगे, क्रेडिट पे हो गया, या फिर उसके लिए डेट इंस्ट्रूमेंट अभी दे देते हैं, रिडेम्पशन पे आप पैसे लेते जाना। तो सूनर और लेटर गवर्नमेंट को 3,500 करोड़ पूरे कैश के फॉर्म में मिल जाएंगे, अभी पार्शियली मिले हैं, रिमेनिंग भी मिल जाएंगे वैसा। तो ये प्रॉपर एग्जांपल हो गया डाइवेस्टिचर का, जो एक रियल केस है। दूसरा भी एग्जांपल है रिलायंस की ना, अनिल अंबानी ग्रुप की एक कंपनी है रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा। तो रिलायंस इंफ्रा मेन कंपनी जिसके अंडर में इनका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ट्रांसमिशन का बिजनेस आता है। तो रिलायंस का इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस काफी साल से रहा। रिलायंस इंफ्रा ने बीच में अपना ये पावर जनरेशन वाला बिजनेस जो है वो बंद कर दिया, मतलब उनको नहीं करना था, तो उन्होंने वो सेल ऑफ कर दिया किसको, अदानी ग्रुप को। तो अदानी ट्रांसमिशन जो कंपनी है उन्होंने वो बिजनेस रिलायंस से परचेज कर लिया। अब अनिल अंबानी का और रिलायंस इंफ्रा का उस बिजनेस में कोई स्टेक नहीं है। उन्होंने बोला हमें कैश दे दो और बिजनेस ले जाओ, आज से आप इसके मालिक हो। अब अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन उन्होंने टेक ओवर कर लिया, तो वो बिजली बना रहे हैं, वो ट्रांसमिट कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। रिलायंस इंफ्रा उस बिजनेस से बाहर हो गया, वैसा आप लिख के रख सकते हैं। रिलायंस इंफ्रा सोल्ड इट्स पावर बिजनेस टू अडानी ट्रांसमिशन। स्पेसिफिक नाम कंपनी के लिखने पड़ेंगे बिकॉज रियल केस है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे इनकी लैंग्वेज भी देख लेते हैं। डाइवेस्टिचर जो 24 पे बोला है उस पैराग्राफ में कुछ ऐड किया है क्या, क्योंकि सेंटेंस में तो कुछ दिख रहा है। डाइवेस्टिचर मीन सेलिंग और डिस्पोजल ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स बिजनेस अंडरटेकिंग यूजुअली फॉर कैश और अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड डेट एंड नॉट अगेंस्ट इक्विटी शेयर। ये खास ध्यान रखना है कि यहाँ इक्विटी नहीं मांग रहे, हमको चाहिए ही नहीं, मुझे पैसा चाहिए, कैश चाहिए, ठीक है, मुझे इक्विटी नहीं चाहिए। To achieve a desired objective such as greater liquidity or reduced debt burden। भाई पैसा हाथ में होगा, लिक्विडिटी होगी ना, तो उन पैसों से मैं और कुछ कर पाऊंगा। और डेट बढ़ गया है, डेट पे ऑफ करना है, तभी तो बेच रहा हूँ। अब कुछ सामान क्यों बेच रहा है इंसान, कि भाई चलो बेचूंगा, इसमें से कुछ कैश आ जाएगा, उधार चुका दूंगा। तो ये वो चीज है, तो डेट कम करने के लिए कैश चाहिए, ये भी एक रीजन हो सकता है। डाइवेस्टिचर इज नॉर्मली यूज्ड टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर कोर बिजनेस और बिजनेसेस ऑफ द कंपनी बाय रियलाइजिंग वैल्यू ऑफ नॉन कोर बिजनेस एसेट। अब ये कोर बिजनेस और नॉन कोर क्या होता है, मेन बिजनेस और अदरवाइज। ठीक है, हमारा मेन बिजनेस, मेन फोकस किस चीज पे है, दैट इज कोर बिजनेस। और ये साथ में छोटे मोटे बिजनेस जो चला रखे हैं ना, वो नॉन कोर बिजनेस। कभी ऐसा लगता है यार कोर पे फोकस करना है, एक तो फोकस भी करना है, थोड़ा फंड्स भी चाहिए, नॉन कोर बेचो छोटे वाले, इसको एनकैश करो, ये कैश अपने कोर बिजनेस में लगा के इसको बढ़ाएंगे वैसा। तो ये रीजन भी हो सकता है। एग्जाम्पल में इन्होंने तो XYZ जनरल दे रखे हैं, मैंने आपको 2 रियल एग्जाम्पल दे दिए। गवर्नमेंट ने एयर इंडिया में भी स्टेक बेचा है और सेम भारत पेट्रोलियम में भी स्टेक बेचा है। BPCL जो कंपनी है ना, उसमें भी गवर्नमेंट ने सेम डाइवेस्टिचर किया हुआ है, स्टेक सेलिंग किया हुआ है। तो वो भी एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल तो जितने ढूंढोगे उतने मिल जाएंगे, उसमें कोई कमी है नहीं। 2-3 पॉपुलर वाले आपको बता दिए। रीजंस क्या है डाइवेस्टिचर के, वही पॉइंट्स। यूज डिविजनल लॉसेस, एक पर्टिकुलर बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है तो उसको अलग करो, बेच दो। कंटिन्यूस नेगेटिव कैश फ्लो, वही बात होगी। डिफिकल्टी इन इंटीग्रेटिंग द बिजनेस विद इन द कंपनी, वो बिजनेस को हमारे मेन बिजनेस के साथ चलाना डिफिकल्ट हो रहा है, इंटीग्रेशन में मुश्किल आ रही है। ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हो सकती है या लाइन ऑफ बिजनेस ही अलग हो सकती है, वो भी एक इशू आ सकता है। कंपटीशन में हम नहीं सर्वाइव कर पा रहे, भाई छोड़ो ये बिजनेस अपने से नहीं हो रहा है, बेच के खत्म करते हैं। बेटर ऑल्टरनेटिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, भाई इससे पैसा निकाल के कहीं और लगाऊंगा ना तो ज्यादा कमा लूंगा, वो आपका विजन है, तो उस हिसाब से आप उस बिजनेस से अपने आप को अलग करना चाहते हो। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस ड्यू टू नॉन अफोर्डेबिलिटी, जो बिजनेस आप चला रहे हो उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो पुरानी है। अब ऐसा हो गया कि यार ये बिजनेस इस टेक्नोलॉजी के भरोसे चलाएंगे तो बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ हम सस्टेन कर नहीं पाएंगे। अपग्रेड करने जाएंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा, उतनी कमाई नहीं निकलेगी, तो क्योंकि मेरा कोर बिजनेस नहीं है।
तो मैंने क्या सोचा कि देखो मैं इसमें टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड नहीं कर पाऊंगा, बेटर मैं बिजनेस किसी और को सेल ऑफ कर देता हूँ जो कर पाएगा। तो किसी और को सेल ऑफ करके मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ, खरीदने वाले को जो करना है करे, क्या पता उसके पास टेक्नोलॉजिकल फंडिंग हो कि वो और इसको ऑटोमेट करके इस पे पैसा खर्च कर सके, मुझे वर्थ नहीं लग रहा तो मैं नहीं कर रहा वैसा। तो इस इंटेंशन से मैंने वो बिजनेस जो है वो बेच दिया, बिकॉज टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की जरूरत है और मैं उतना इन्वेस्टमेंट अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। भले जिसको करना है वो करे, तो मैं एनकैश कर लेता हूँ वैसे। लैक ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन द डिविजन्स, तो वो रिपीट ही हो गया। और लीगल प्रेशर्स में कोई लॉज रूल्स रेगुलेशन सेबी के कोई गाइडलाइंस कुछ आ जाए कि भाई आपको ये चीज अलग करनी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए, तो वो भी एक पॉइंट हो सकता है डाइवेस्टिचर का वैसे। तो ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब वो टॉपिक पे वापस आते हैं जो चल रहा था। देखो डाइवेस्टिचर वाला पार्ट जो है वो तो आपका हो गया, कवर अप हो गया। नेक्स्ट जो आ रहा है टॉपिक दैट इज कॉल्ड स्पिन ऑफ।